अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट। कैटरेक्ट के हमने टाइप्स पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और उसमें हमने देखा था कि कॉन्जेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है, ठीक है। और कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट क्या होगा कि कैटरेक्ट क्या होता है, ओपेसिफिकेशन हो जाती है क्रिस्टलाइन लेंस की, और अगर वो बाय बर्थ होगी तो उसको हम कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट कह देंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे बेबी नज़र आएगा और उसके ऊपर हमें कैटरेक्ट ऐसे नज़र आ रहा होगा, ओपेसिफिकेशन ऑफ लेंस हमें नज़र आ रही होगी, ठीक है। एंड इट इज़ बाय कॉन्जेनिटल। और फिर इसकी कॉजेज़ आती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और कॉजेज़ में आपकी मैटरनल कॉजेज़ होती हैं और फीटल कॉजेज़ होती हैं, ठीक है। कॉजेज़ में मैटरनल जो होगा उसमें ये होता है कि जो मदर होती है जिसको रूबेला की डिज़ीज़ होती है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है आपको पता है, रूबेला सिंड्रोम में 3 चीज़ें होती हैं, माइक्रोसेफेली होती है, पेटेंट डक्टल सार्ट्रियोसिस होता है और कैटरेक्ट्स होते हैं पेशेंट को, ठीक है। सो रूबेला की जो मदर होगी उसके बेबी को क्या होगा, कैटरेक्ट होगा। इसके अलावा हाइपोक्सिया की वजह से, हाइपोक्सिया जिस मदर को जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल रही और प्लेसेंटल ऑक्सीजन भी कम हो गई है, तो उसमें भी जो बेबी होगा उसमें कैटरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रेडिएशंस की वजह से बहुत सी डिजीज़ होती हैं, इसमें से एक कैटरेक्ट है। इसके अलावा जो मदर स्टीरॉयड्स ले रही थी उसके अंदर भी कैटरेक्ट बनने के चांसेस होते हैं, और जो मदर डायबिटिक होती है उसके बेबी के अंदर भी कैटरेक्ट की डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है। सो ये आपके मैटरनल कॉजेज़ हो गए और आपको ये आने चाहिए। फिर आपके होते हैं फीटल कॉजेज़। फीटल कॉजेज़ में ये होता है कि जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्राइसोमी 21 के जो डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये कैटरेक्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास एमसीक्यू आता है वो ये होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है, हेरिडिटरी कैटरेक्ट होता है कि पेशेंट के अंदर जेनेटिकली ही कैटरेक्ट कंजेनिटली प्रेजेंट होगा, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न में आता है और ये एमसीक्यू है आपका। और ट्रॉमा की वजह से, फॉर एग्जांपल एक कंजेनिटली कैसे ट्रॉमा हो गया, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है उस दौरान अगर फॉरसेप्स के थ्रू डिलीवरी कर रहे थे और उसकी आंख के अंदर फॉरसेप्स लग गई तो फिर उसके अंदर जो है वो कैटरेक्ट हो सकता है। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक गैलेक्टोसीमिया फॉर एग्जांपल, हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपोकैलेसीमिया, मतलब ये कि कैल्शियम कम था, ग्लूकोज कम था, ठीक है। इन केसेस में क्या होता है कि कैटरेक्ट डेवलपमेंट हो जाती है, लेंस के अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है। सो ये आपकी फीटल कॉजेज़ होती हैं जिसमें कैटरेक्ट डेवलपमेंट के चांसेस होते हैं। फिर क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं कि ऐसा बच्चा आएगा सिम्टम्स लेके तो उसकी विजन कम हुई होगी कैटरेक्ट की वजह से, और उसके जो पेरेंट्स होंगे बेबी के वो ये बताएंगे, उनको तो नहीं पता ये क्या चीज़ है, वो तो आएंगे डॉक्टर को आके बताएंगे कि पता नहीं ये वाइट वाइट क्या चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। सो वाइट पिपिलरी एरिया में वाइट रिफ्लेक्स नज़र आ रही होगी इंस्टेड ऑफ रेड रिफ्लेक्स, और बेबी जो होगा वो एबनॉर्मल मूवमेंट्स ऑफ आई कर रहा होगा बिकॉज उसको नज़र नहीं प्रॉपर आ रहा होगा, तो वो अपनी आई को जो है वो एबनॉर्मली मूव कर रहा होगा, ठीक है। साइंस हम क्या नोट करेंगे, हम पेशेंट की जो बच्चे की विजन देखेंगे तो वो कम हुई होगी। इसके अलावा हमें वही वाइट रिफ्लेक्स नज़र आ गई होगी, लिकोरिया नज़र आ रहा होगा, पिपिलरी वाइट रिफ्लेक्स जो हमें नज़र आ रही होगी। इसके अलावा हम स्क्विंट नोट करेंगे, ठीक है। क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो बाय बर्थ हाइपरोपिक होता है, हाइपरमेट्रोपिक होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पहले आई बॉल छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बेबी बड़ा होता जाता है तो उसका आई बॉल लार्ज करता जाता है, ठीक है। अब क्या होगा कि बच्चा जो है वो बचपन में हाइपरमेट्रोपिक होता है, तो इस वजह से उसके अंदर जब कैटरेक्ट होगा तो स्क्विंट जब बनेगा तो उसकी वजह से वो कन्वर्जेंट स्क्विंट बनेगा, बिकॉज वी नाउ दैट कि हाइपरमेट्रोपिक में कन्वर्जेंट स्क्विंट बनता है और जो मायोपिया होता है मायोपिया उसमें डाइवर्जेंट स्क्विंट बनता है, ठीक है। बिकॉज हाइपरमेट्रोपिया में नियर विजन प्रॉब्लम होती है, नज़दीक की चीज़ें हम नहीं देख सकते, तो हम ऐसे कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह हमें वो नज़र आ जाए, ठीक है। तो कन्वर्जेंट फेज में जब हमारी आइज़ होंगी तो उसकी वजह से कन्वर्जेंट स्क्विंट बन जाएगा, ठीक है। एंड निस्टैग्मस, एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स की वजह से हम देखेंगे कि निस्टैग्मस होगा बच्चे को, नॉर्मल आई मूवमेंट्स हो रही होंगी उसकी वजह से हम देखेंगे बच्चे की आंख के अंदर निस्टैग्मस हो रहा होगा, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द आई बॉल हो गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है, जैसे ही ऐसे बच्चे को हम देखते हैं ना वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स वाले को, तो ये नहीं है कि हमने बच्चे को उसी वक्त कह देना है कि इसको जो कैटरेक्ट हुआ है वाइट चीज़ देख के, ठीक है।
इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको आनी चाहिए। ये एससीक्यूज़ में भी आते हैं और वैसे भी आपके क्लिनिकली भी इंपॉर्टेंट है कि आप इसको नहीं समझोगे। आप सबसे पहले देखोगे कि वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है, पिपिलरी रिफ्लेक्स नज़र आ रही है, तो आप क्या करोगे कि आप कहोगे कि पेशेंट को कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि इसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा में भी जो है वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स होती है। ठीक है, जो ट्यूमर होता है हमारे रेटिना का, रेटिनोब्लास्टोमा, उसमें भी ये वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स नज़र आ सकती है। इसके अलावा कोट्स डिज़ीज़ में क्या होता है कि रेटिनोब्लास्टोमा में ट्यूमर था ना, कोट्स डिज़ीज़ में क्या होता है, जो रेटिना होती है ना और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं रेटिना की, उसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट हुई होती है बाय बर्थ। ठीक है, जिसकी वजह से जो है कोर्स डिज़ीज़ हो जाती है। और ये जो होती है ना, ये वाली डिज़ीज़, इसका क्योर नहीं होता कोई भी। ठीक है, इसके अलावा एंडोफ्थल्माइटिस में भी हमें वाइटिश पिपिलरी रिफ्लेक्स नज़र आ सकती है। इसके अलावा टॉक्सोकेरियल ग्रैनुलोमा, ठीक है, इसमें क्या होता है टॉक्सोकेरियल ग्रैनुलोमा में कि कोई वर्म्स जो होते हैं ना, पैरासाइट्स, ठीक है, वो हमारी आंखों के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनके अगेंस्ट हमारी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में भी हमें वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स मिल सकती है। इसके अलावा एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, ठीक है, इसमें इतना बड़ा सा नाम क्या है, एक्चुअली जब बर्थ होती है ना, उसके बाद क्या होता है कि जो बेबी होता है ना, पहले उसके अंदर प्राइमरी विट्रस होता है। ठीक है, फिर जो विट्रस होता है वो वाला, उसकी जगह पे नया विट्रस आ जाता है। ठीक है, सेकेंडरी विट्रस आ जाता है जो हमारे अंदर होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि उसके अंदर प्राइमरी विट्रस की जगह सेकेंडरी विट्रस ना आए और प्राइमरी विट्रस का थोड़ा सा पार्ट रह जाए, तो वो हमें वाइटिश नज़र आता है। ठीक है, प्राइमरी विट्रस इज़ नॉट रिप्लेस्ड बाय सेकेंडरी विट्रस इन सच केसेस। ठीक है, जिसकी वजह से वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स आती है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस पॉइंट्स हैं, आपके पास आने चाहिए आपको, एससीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसके बाद जो है हम क्या करते हैं कि ऐसे बेबी की, हमने जब देखा कि प्यूपिलरी वाइट रिफ्लेक्स आ रही थी, अब हमें बहुत से डिफरेंशियल डायग्नोसिस मिल गए, हमने अब डिफ्रेंशिएट करना है कि उसके अंदर क्या होगा, किस वजह से हमें वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स मिल रही है, तो उसके लिए हमें डायग्नोसिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो वी डू द ऑक्यूलर असेसमेंट। सबसे पहले हम करते हैं फंडस एग्जामिन करते हैं इस बेबी की। ठीक है, बेबी की हमने फंडस एग्जामिनेशन करनी होती है, किसके साथ करेंगे, ऑफ्थेल्मोस्कोप के साथ करेंगे। ठीक है, जब हम फंडस को एग्जामिन करेंगे तो उसे हमें पता चल जाएगा कि कोई रेटिना की डिजीज़ तो नहीं है, उसके रेटिना के अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं बना हुआ, रेटिनोब्लास्टोमा तो नहीं हुआ या कोट्स डिजीज़ तो नहीं है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट तो नहीं हुई रेटिना और ब्लड वेसल्स की। तो फंडस एग्जामिनेशन के बाद हम करते हैं रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोपी में रिफ्रैक्टिव एरर चेक करते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर चेक करते हैं, इससे हमें हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया का पता चल जाता है। फिर हम बी स्कैन करते हैं। बी स्कैन जो होता है ब्राइटनेस स्कैन होता है, और इसमें हमने देखा था कि इससे हम जो पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई होता है, जिसमें हमें रेटिना, फंडस, कॉराइड, विट्रस ट्यूमर, ये सब कुछ नज़र आता है, और अल्ट्रासाउंड ऑफ द आई होता है। ठीक है, फिर हमने ए स्कैन करना होता है। ए स्कैन इज़ द एम्पलीट्यूड स्कैन, और एम्पलीट्यूड स्कैन में क्या होता है कि हमें जो है एक्सिल लेंथ पता चलती है हमारी आई की। फिर हमने जो है ग्लोकोमा को रूल आउट करना होता है, उसके लिए हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर मेजर करते हैं। सो वी डू द ऑक्यूलर असेसमेंट ऑफ द बेबी। फंडस व्यू कर लिया, रेटिनोस्कोपी कर ली, ए स्कैन, बी स्कैन कर लिया, और हमने इंट्राऑक्यूलर प्रेशर चेक कर लिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं लैब टेस्ट्स। ये आपकी बुक में नहीं है, और ये इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो है कंजेनिटल कैटरेक्ट को रूल आउट करने के लिए और देखने के लिए कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये पिपिलरी लाइट रिफ्लेक्स आ रही है। तो हम पेशेंट के, बच्चे की क्या करेंगे, बेबी की ब्लड टेस्ट करेंगे और यूरिन टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हमने देखा था कि मेटाबॉलिक कॉजेज़ की वजह से भी कैटरेक्ट हो सकता है। तो हमने क्या करना है, बेबी का जो है ब्लड ग्लूकोज, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सारा हमें चेक करना होता है। ठीक है, इसके अलावा हम सीरोलॉजी करते हैं ब्लड टेस्ट में टू रूल आउट टॉर्च इन्फेक्शंस, जिसमें रूबेला का भी हमें पता चल जाता है कि रूबेला तो नहीं था पेशेंट को, जिसकी वजह से उसको कैटरेक्ट हो गया। तो ब्लड टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हमने यूरिन टेस्ट करने होते हैं। यूरिन टेस्ट में भी हम यही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए ही चेक करते हैं, ग्लाइकोसीमिया वगैरह के लिए, ग्लूकोज के लिए। ठीक है, और हमने यूरिन में देखना होता है, अमाइनो एसिड्स की स्क्रीनिंग करनी होती है। ठीक है, सो वी डू द ब्लड टेस्ट एंड वी डू द यूरिन टेस्ट।
to rule out what's the cause. Then we do the treatment. ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने कैटेरैक्ट का ऑपरेशन करना है, सॉरी कैटेरैक्ट जो है उसको ट्रीट करना है बेबी के. सो वी गिव द ऑल द, हमने सारी इन्वेस्टिगेशंस कर ली, लैब असेसमेंट्स कर ली, हमने रूल आउट कर लिया कि व्हाट्स द कॉज. ठीक है, हमने ए स्कैन बी स्कैन ऑल दैट करवा लिया. उसके बाद हमने पेशेंट को, बच्चे को जनरल एनेस्थीसिया दिया और हमने उसका लेंसेक्टमी कर दी. ठीक है. सो लेंसेक्टमी मीन्स दैट, अगर आपके पास MCQ आता है फॉर एग्जांपल दैट व्हाट्स द लेंसेक्टमी, सो यू विल नॉट से द लेंस रिमूवल अलोन. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लेंस को भी रिमूव करते हैं और जो पीछे उसका थोड़ा सा विट्रस का पार्ट होता है उसको भी रिमूव करते हैं. सो लेंसेक्टमी इज़ एक्चुअली द रिमूवल ऑफ द लेंस अलॉन्ग विद द एंटीरियर पार्ट ऑफ द विट्रस. Okay, so we do the lensectomy, which is the removal of entire lens along with the anterior vitreous with the help of vitreous cutter and suction device. So it is very important MCQ that what's the lensectomy. और हम जो है कंजेनिटल कैटरेक्ट को इस तरह से सर्जिकली ऑपरेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ लेंस एस्पायरेशन एंड इंट्राओकुलर इम्प्लांटेशन आफ्टर 2 years of age. ठीक है. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने लेंस को रिमूव कर दिया, लेकिन आपने बच्चे की उस वक्त तो लेंसेक्टमी कर दी, लेकिन जो इंट्राओकुलर इम्प्लांटेशन ऑफ लेंस करनी है, नया लेंस अंदर डालना है, वो आपने 2 साल बाद करना है. ठीक है, 2 साल के बाद करना है. इसके अलावा हमने जो है वो ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें लिखनी होती हैं. एक तो आपने लेंसेक्टमी कर दी और इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन कर दिया. ठीक है, लेकिन इसके बाद इसके अलावा आपके पास कौन से ऑप्शंस होते हैं, स्पेक्टिकल्स का भी ऑप्शन हो सकता है और कॉन्टेक्ट लेंसेज का भी हो सकता है. ठीक है. सो आपके पास सिनेरियो आता है कि 5 year old बच्चा है और उसके अंदर आप देखते हो वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स. ठीक है, बी स्कैन आप करवाते हो लेकिन आपको कोई रेटिना पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती और विट्रस भी आपका बिल्कुल ठीक है बच्चे का. इट मीन्स दैट आपने रूल आउट कर लिया कि उसको रेटिनोब्लास्टोमा नहीं है, उसको कोट्स डिजीज़ नहीं है. ठीक है, और मतलब इस तरह से आप उसको रूल आउट कर लेते हो और आपको फाइनली आप डायग्नोज करते हो. व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? सो वाइट पिपिलरी रिफ्लेक्स विल बी इन द कंजेनिटल कैटरेक्ट विल बी योर डायग्नोसिस. फिर वो कहते हैं कि अगर जो है आप इसको ट्रीट कैसे करोगे, आप लेंसेक्टमी करोगे और आप जो है उसके अंदर आप कर सकते हो इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन करोगे. क्योंकि 5 साल का बच्चा है इस वजह से आप वेट नहीं करोगे, आप उसी वक्त इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन कर दोगे. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 2 साल से कम वाला बच्चा है तो फिर आप लेंसेक्टमी करके इंट्राओकुलर इम्प्लांटेशन 2 साल के बाद करोगे. ठीक है. सो ये आपका होता है. और इसके अलावा डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपसे पूछते हैं SCQs में, और ये भी पूछते हैं कि अगर आप उसकी सर्जरी नहीं करते और बच्चे को वापस भेज देते हो तो फिर क्या होगा, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं. तो कॉम्प्लिकेशंस ये हो सकती हैं ना कैटरेक्ट की कि विजन लॉस हो सकता है बच्चे को, एम्ब्लायोपिया हो सकता है. ठीक है, स्क्वेंट हो सकता है, कन्वर्जेंट स्क्वेंट होगा ना, और निस्टैग्मस हो सकता है. सो यू हैव टू डू द सर्जरी, otherwise the complications will be developed. That's all for the congenital cataract. In the next section we will discuss about the senile cataract.